तो गणित विषय में जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे संख्याएं और कल पढ़ेंगे कि संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं, चर और अचर राशियों का गुणा भाग कैसे करते हैं, कल की क्लास में जानेंगे। आज की क्लास में सिर्फ जितना बोर्ड पे लिखा है इसके बारे में फुल डिटेल में बताया जाएगा कि पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, विषम सम, इन सबकी पूरी परिभाषा और साथ में विभाज्यता के नियम आपकी अगली क्लास में आएंगे। और उससे अगली क्लास में आपकी चर और अचर राशियों की गुणा और भाग कैसे करते हैं, चर और अचर राशियों की गुणा, चर और अचर राशियों की गुणा कैसे करते हैं। चर राशि में जैसे ए बी सी डी जो भी वैल्यू हम मानते हैं वो हो जाएंगी, और अचर राशि में जो हमारी गिनतियां रहती हैं 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक, ये जो गिनतियां रहती हैं हमारी वो क्या हो जाएंगे, अचर राशि में। तो इनकी और इनकी आपस में गुणा भाग कैसे करते, जोड़ते घटाते कैसे हैं, तो इस टॉपिक पर जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं 2a + 3b ये इक्वल टू कितना होगा, या लिख दूं 2a + b इक्वल टू कितना होगा, a² 2a² + 2b² कितना होगा, या लिख दें यहाँ पर 2a³ + 3a³ कितना होगा, या 3a² × 3b² ये कितना होगा। तो इन टाइप की जो भी कैलकुलेशंस रहती हैं इसके बारे में जो तीसरा वीडियो आएगा उस पर इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार आज हमें पढ़ने हैं, तो उसी चीज पर डिस्कस करते हैं। तो मुख्यतः संख्याएं 12 प्रकार की होती हैं, कहीं कहीं 13 प्रकार की मिल जाएंगी। तो मुख्यतः संख्याएं 12 प्रकार की होती हैं। पहला हमारा प्राकृतिक संख्या, पहला पॉइंट क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या की हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे। तो प्राकृतिक संख्या की डिफिनीशन क्या हो जाएगी कि एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं, अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एक से लेकर अनंत तक की। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें तो जैसे संख्या हो गई 1 2 3 4, ऐसे संख्याएं कहां तक होती है, संख्याएं अनंत होती है। तो ये यहाँ पर प्राकृतिक संख्या की जो डिफिनीशन है क्लियर हो चुकी है। तो प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या है, एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं जो होती है वो क्या कहलाती है, सम्मिलित रूप से एक से शुरू होकर अनंत तक की संख्याएं सम्मिलित रूप से प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी भी संख्या होती है वो सभी क्या हो जाएंगी, हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन क्या है, एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जितनी भी हमारी संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक जो संख्याएं होती है वो सभी संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट शुरू करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या, इसको नोट कर लेंगे, जिन बच्चों को नोट करना है उसको नोट कर लेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे क्या, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं की डिफिनीशन देखते हैं क्या है। पूर्ण संख्या, नंबर दूसरा पॉइंट क्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। और यहां प्राकृतिक संख्या पढ़ा था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो पूर्ण संख्या को क्या बोलेंगे, होल नंबर्स, होल नंबर्स। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा, तो पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होती है, पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होती है। तो जो हमने अभी पढ़ा प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा और पूर्ण संख्याओं की परिभाषा, दोनों सेम इट इज है, बस थोड़ा सा बारीक सा अंतर है कि वहां पर हमने लिखा था, प्राकृतिक संख्या में हमने क्या लिखा था, प्राकृतिक संख्याओं में 1 to इनफाइनाइट, एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्या हो जाएंगे। वहीं पूर्ण संख्या की बात करें तो शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याएं, अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएंगी। कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो को शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं की जो मैंने डेफिनेशन बताई थी उसको ध्यान देंगे, प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए तो सम्मिलित रूप से जो भी संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। कहने का मतलब प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो वो संख्या क्या हो जाएंगी,
पूर्ण संख्या हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, वहां हमने क्या लिखा था, प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, अनंत तक। यहां हम शुरुआत कहां से करेंगे, जीरो से शुरुआत करेंगे। तो दोनों में क्या है, प्राकृतिक संख्या की डिफिनेशन क्या थी, एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, और प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, एक से शुरू होती हैं। अब यहाँ पे इशूज क्या आता है, जैसे कैंडिडेट को प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या की डिफिनेशन नहीं पता है, सपोज दैट मान लीजिए नहीं पता है, हालांकि काफी सारे स्टूडेंट को पता होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो। अब जैसे मान लो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं की हमको डिफिनेशन नहीं आती, हम पहचान ही नहीं पाते कि पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है। तो वहां पर अब सपोज दैट कीजिए आपके सामने एक प्रश्न आ गया, प्रथम, यहां पर लिखते हैं प्रश्न जैसे सपोज दैट प्रश्न आ गया, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी इस तरीके के प्रश्न काफी सारे पूछे जाते हैं। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम चार प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। और दूसरा प्रश्न लिखते हैं, प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहां पर दो क्वेश्चंस हैं। अब यदि कैंडिडेट को अब यहां पर प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, ये रहा मार्कर, तो यहां पर देखेंगे प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब अगर इनकी डिफिनीशन नहीं पता है तो कैसे आप सॉल्व आउट करेंगे इस प्रश्न को। अब कैंडिडेट पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या एक ही जैसे सोच लेते हैं, यहां पे लिख देंगे 1 + 2 + 3 + 4, प्रथम 4 संख्याएं हो गई, और 4 संख्याओं का औसत निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग कर दिया, संख्याओं की संख्या, प्रथम 4 संख्याओं की बात की गई तो 4 से डिवाइड कर देंगे। अब कैंडिडेट अगर यही चीज हम यहाँ पर कर देंगे तो प्रश्न हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर प्रथम 4 पूर्ण संख्याएं की गई हैं, और संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0 + 1 + 2 + 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10/4 हो जाएगा। यहाँ 3 2 5 और 1 6/4 हो जाएगा। तो दोनों जगह हमारे आंसर क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। देखिए प्रश्न बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कहा गया था, यहाँ प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं के बारे में कहा गया था। तो ये अगर बेसिक नॉलेज आपको अच्छे से आता होगा, बेसिक नॉलेज यदि अच्छे से आता होगा, तो इस टाइप के प्रश्न आप बड़ी ही आसानी से हल कर पाएंगे। यह प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अब यदि हमें अभाज्य संख्या की डिफिनीशन ही नहीं पता होगी तो हम कहां से जवाब दे पाएंगे। तो इन सब चीजों को बड़े ध्यान से देखना है, और जो भी डिफिनीशन कठिन लगती है उसको नोट्स बना के लिख लेना है चीजों को, ताकि आगे चलकर यदि आप थोड़ा कुछ भूलते हैं, जैसे सपोज दैट कीजिए आपने सारी पढ़ी, आपको सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आ गया, अब क्या हुआ, इसमें से सहभाज्य परिभाषा की डिफिनीशन ही नहीं पता हमें कि सहभाज्य संख्या क्या होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आते हैं संख्या पद्धति, जो पहला चैप्टर है उसमें ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं। तो यहाँ पर हमने 2 परिभाषाएं देख ली। पहली देख ली कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और दूसरी डिफिनेशन जो पूर्ण संख्या की है वो है 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। या हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है वो क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्या हो जाती है। तो यहाँ तक आप लोगों को निश्चित है बेहतर समझ में आ गया होगा। नोट करना है, जिसे नोट कर लेंगे इसको नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद तीसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, पूर्णांक संख्याएं। तीसरा पॉइंट क्या है, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, तो यहां पर पहले हम इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तब परिभाषा हमें बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। ये संख्या रेखा है, यहां पर हमारा 0 होता है, यहां पर फिर 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट एक्सेट्रा बढ़ते बढ़ते हम कहां तक पहुंचते हैं, इनफाइनाइट तक संख्या हो जाती है। लेकिन इसके बाईं तरफ यदि बढ़ते हैं, अभी हम कहां गए थे, दाईं तरफ। तो दाईं तरफ जितने भी नंबर्स रहते हैं, 0 के दाईं तरफ जितने भी नंबर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। वहीं यदि हम बात करें 0 के बाईं तरफ की बात, 0 के बाईं तरफ के अंक क्या रहेंगे, -1 -2 -3 -4 ऐसे डॉट 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 होते होते माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, अनंत माइनस का नहीं होता है, मान लो। इनफाइनाइट ऋणात्मक से शुरू होकर इनफाइनाइट धनात्मक तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं।
तो पहले इतना नोट करेंगे, फिर इसकी डिफिनीशन कराते हैं। इतना नोट करेंगे, फिर इसके बाद इसकी डिफिनीशन कराते हैं। इतना नोट कर लेंगे, फिर डिफिनीशन कराते हैं। इसकी पूर्णांक संख्या, इसके एग्जाम्पल में ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या सभी आ जाएगी। परिभाषा लिखेंगे, ऋणात्मक शून्य से शुरू होकर ऋणात्मक अनंत से शुरू होकर, ऐसे लिख लेंगे, ऋणात्मक अनंत से शुरू होकर ऋणात्मक अनंत से शुरू होकर धनात्मक अनंत तक, धनात्मक अनंत तक की संख्याएं, ऋणात्मक अनंत से, तो इनफाइनाइट को जो निगेटिव नंबर्स होगा वहां से शुरू होकर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमने जो पूर्ण संख्या की परिभाषा पढ़ी थी, पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, पूर्ण संख्या की अभी जो डिफिनीशन पढ़ी थी, तो पूर्ण संख्याओं में यदि सभी ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो वो क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या बन जाती है। क्या डिफिनीशन पढ़ी है? जो पूर्ण संख्या की डिफिनीशन है, पूर्ण संख्या में यदि सभी ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्याओं में हमारे सभी नंबर्स आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो -3, -5, 4, -81, -20, 0, 1, 2, 8, 21, 260, तो जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी क्या हो गई हैं? पूर्णांक संख्याएं। जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो या जीरो हो, वो क्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर भी 3 डिफिनीशंस को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पहली डिफिनीशन क्या थी? प्राकृतिक संख्याएं। दूसरी डिफिनीशन क्या थी? पूर्ण संख्याएं। और तीसरी डिफिनीशन क्या है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या। तो यहां पर 1 से अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वहीं प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को शामिल कर लिया जाए तो 0 से अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और वहीं यदि दूसरी डिफिनीशन की बात करें पूर्ण संख्या की दूसरी डिफिनीशन देखें तो प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये 2 डिफिनीशन क्लियर हो गई। तीसरी डिफिनीशन अभी जो हमने पढ़ी, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या की डिफिनीशन ये भी कह सकते हो कि धनात्मक तथा ऋणात्मक सभी प्रकार की संख्याएं, धनात्मक तथा ऋणात्मक सभी प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। या इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने पर, सभी ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने पर या सभी ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, तो यहां पर हमारा माइनस के इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक की संख्याएं होती है। कहने का अर्थ है चाहे -4 हो, 3 हो, 2 हो, -1 हो, 0 हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे इनफाइनाइट तक, और इधर माइनस में इनफाइनाइट तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं सम्मिलित रूप से क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो आशा करते होंगे कि यहाँ तक जो भी 3 डिफिनीशंस आपको बताई गई हैं भली बात समझ में आई है। यदि कोई डिफिनीशंस आपको अच्छे से बेहतर से नहीं समझ में आई है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो आपको जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें इसको लेकर समझा दिया जाएगा, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे। अब इसके बाद 3 डिफिनीशंस हो गई हैं, इसके बाद में चौथी डिफिनीशन पर पहुंचते हैं। और चौथी डिफिनीशन क्या है? चौथी डिफिनीशन है हमारी यहाँ पर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो पॉइंट नंबर 4 देखेंगे। पॉइंट नंबर 4 क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्या की डिफिनीशन क्या होती है? वे सभी संख्याएं ऐसे लिख लेंगे, वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन साथ में यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर जो Q है, Q यानी कि जो हर है, जो Q, ये ऊपर जो होता है इसको क्या बोलते हैं? अंश, और जो नीचे होता है इसको क्या बोलते हैं? हर। इसको क्या कहते हैं? हर।
तो जो हर होता है यानी जो हमारा क्यू है इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यू की वैल्यू क्या है? 0 नहीं होनी चाहिए। तो वे सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? हमारी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और साथ में क्यू की वैल्यू वहां 0 नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी संख्याएं जो भी होंगी वो सभी क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अभी डिफिनेशन बताया, इतना अच्छे से नहीं क्लियर हुआ होगा, एग्जाम्पल करेंगे 100% क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं 5। तो 5 क्या? 5 एक ऐसी संख्या है जो परिमेय संख्या है। तो 5 को हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या? क्या 5 को हम 5 बटा 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और जो नीचे हर है हमारा क्या 0 है? नहीं है। हर यदि 0 है, जैसे 5 बटे 0 हो गया अगर, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन 5 को हम 5 बटे 1 लिखेंगे तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू तो 5 ही आएगी। तो ये 5 जो है ये क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और दूसरा एग्जाम्पल जैसे 6 है, 7 है, ये सभी क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 बटे 3, ये क्या है? परिमेय संख्या है। 4 बटे 7 ये क्या है? परिमेय संख्या है। 8 बटा 3 क्या है? परिमेय संख्या है। रूट में हम लिख देते हैं 625 क्या है? परिमेय संख्या है। जब देखो ना, ये यहाँ पर परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ेंगे क्या? अपरिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों संख्याओं को पढ़ लेंगे तब हमारा एक भी डाउट नहीं बचेगा कि जिससे हमको कोई कंफ्यूजन हो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस का पता चलेगा। अभी तो हमने परिमेय संख्या पढ़ी, इसके बाद में पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, फिर दोनों में डिफरेंस बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तब आपको ये दोनों परिभाषाएं अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर 625 हो गया। जैसे यहाँ पर लिखते हैं रूट का 25, यहाँ पर लिखते हैं रूट का 4, तो ये सभी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या। ये सभी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या। अब इसके बाद पॉइंट 5 की बात करते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन वो होती है जिन्हें p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जिन्हें p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जो विद्यार्थी लिख रहे हैं वो लिख लेंगे, जिन्हें p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जिन्हें p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जिन्हें p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है। साथ में पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। ठीक है, पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे रूट 625 की बात किया जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये संख्या भाई रूट का 625 लिखा जाए, रूट का 625 लिखा जाए या केवल 25 लिख दिया जाए, बात एक ही है। चाहे 25 लिखा जाए या रूट 625 लिखा जाए, दोनों बात एक ही है। अब जैसे यहाँ पर रूट 25 लिख दिया गया तो चाहे रूट 25 लिखो या फिर रूट या केवल 5 लिख दिया जाए, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन क्या हो गई? अपरिमेय संख्याओं को p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्याओं को p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और साथ में इनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे, जैसे रूट का 123 लिख दें तो ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। रूट का 3 लिख दें स्क्वायर का, सरणी में 3 लिख देंगे तो इसका भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम रूट 25 लिख देंगे तो गलत हो जाए, क्योंकि रूट 25 क्या है? एक परिमेय संख्या है। रूट 25 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो रूट 25 यहाँ नहीं लिखेंगे। रूट 25 क्या है? परिमेय संख्या है। अब जैसे यहाँ पर रूट में क्या लिख दें हम? जैसे 623 लिख देते हैं। तो इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं, जैसे रूट 123 हो गया, रूट का 3 हो गया, रूट का 623 हो गया, तो ये तीनों सम्मिलित रूप से क्या है? परिमेय संख्या है। और भी इस तरीके के काफी सारे एग्जांपल्स होंगे। तो जब हम संख्या पद्धति चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इन चीजों पे ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ के लिए जानकारी इतनी काफी है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं में अंतर पता चल गया होगा। परिमेय संख्याओं को p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। कहने का अर्थ है p बटे क्यू के रूप में जो हम संख्या लिखते हैं उसमें q का मान यानी हर की वैल्यू जो होगी, जो हर की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 नहीं होनी चाहिए। तो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो जितनी भी मेरी संख्याएं हैं जो भिन्न हैं वो सभी क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या हो जाएंगी। और रूट की वैल्यू ऐसी वैल्यू जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल सकता है, जिसका पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सकता है, वो संख्या भी हमारी परिमेय संख्याओं में आ जाएगी। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। और अपरिमेय संख्याओं में इन्हें p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। परिमेय संख्याओं को p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याओं को p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और साथ में ध्यान देंगे इनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। जैसे प्रश्न आ जाए
कि निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है, और वहां पर हमें एग्जाम्पल के तौर पे 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, और 4 ऑप्शन हमारे इस तरीके से हो: √25, √36, √49 और √125। तो अब बताएंगे यहाँ पर √25, √49, रूट में कितना है 36 और 125। तो इन चारों में बताएंगे कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या है। इसका जवाब उसमें तो इसको इरेज कर देते हैं। नोट हो गया होगा सभी का, ये सभी का नोट हो गया होगा। जिनका नहीं नोट हुआ है वो वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे, और वीडियो को पॉज करने के बाद में ये लिखेंगे, फिर उसके बाद में लिखते हैं आगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सभी का, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना है कंप्लीटली, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न देते हैं आपको, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। छोटा सा प्रश्न है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न है। जैसे √25, √125, √625, और यहां पर लिख देते हैं √49 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, ये बताना है। अपरिमेय संख्या, तो जो कमेंट बॉक्स होगा ना उसमें लिख देंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और जो भी होगी वो यहाँ पर लिख देंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। इस प्रश्न को सॉल्व आउट करना है कि इसमें से कौन सी संख्या है जो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ढूंढनी है, इसमें क्या ढूंढना है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या देखनी। इन चार ऑप्शन है आपके पास, कमेंट बॉक्स में इस पर जवाब देना है कि इसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या होगी। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो हमने यहाँ तक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित कर लिया था। एक यहाँ पे छोटी सी डिफिनीशन ऐसे ही लिख लेंगे, वास्तविक संख्या। हालांकि यहाँ पर हमने नोट नहीं किया हुआ है, यहाँ पर लिख लेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याओं की डिफिनीशन क्या होती है, परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अभी जो हमने डिफिनीशन पढ़ी है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, दोनों की डिफिनीशन पढ़ चुके हैं। दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे, और इसके एग्जाम्पल भी क्या हो जाएंगे, जो परिमेय और अपरिमेय दोनों के जो एग्जाम्पल थे वो वास्तविक संख्या के भी एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी। इसको इरेज करते हैं। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक रूप से सम्मिलित करने पर, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित करने पर हमें वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती है, ठीक है। और वास्तविक संख्या के जो एग्जाम्पल होंगे वो परिमेय और अपरिमेय को जो भी एग्जाम्पल लिखा है वही यहाँ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी बात क्लियर होगी आप सभी को। अब इसके बाद में आते हैं हम सम संख्या पर। ये तो सभी को पता होगा, सम संख्या सभी को पता होगा जहां तक है। सम संख्या, सम संख्या को क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। तो सम संख्या की डिफिनीशन सभी को पता होगा, जिन संख्याओं के अंत में 2, 4, 6, 8, 0, जिन संख्याओं के अंत में जो भी संख्याएं हैं, यदि हमको कोई भी संख्या दे देगी, अब हमको पहचानना है कि वो सम संख्या या विषम संख्या, तो उस संख्या का जो इकाई अंक होगा, जैसे सपोज बताते हैं हम, जैसे यहाँ पे लिख दिया 462, तो 462 में हमारा जो इकाई अंक है वो इकाई अंक क्या है, इकाई अंक हमारा हो गया 2। तो ये जो 2 है, जैसे एक संख्या लिख देते हैं क्या, 2623, ये हो गया इकाई अंक, ठीक है। ये क्या है, इकाई अंक है, इकाई अंक, ये क्या है, इकाई अंक। और इकाई अंक को ही क्या बोलते हैं, अंतिम अंक। इकाई अंक को ही क्या बोल देते हैं, अंतिम अंक, ठीक है। तो अंतिम अंक कहा जाए या इकाई अंक कहा जाए, बात एक ही है। ये इकाई अंक हो जाएगा, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरीके से हो जाए। तो इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0, किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 2, 4, 6, 8, 0 में से है तो वह संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हैं संख्याएं लिखते हैं हम, इसलिए लिखते 24, 36, 49, 45, 43, 46। यहाँ पर आपकी इतनी संख्या लिखी हुई है। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक हमारा क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 0 होना चाहिए, जिससे हम पहचान लेंगे कि संख्या सम है या विषम है। तो यहाँ देखेंगे 2 है तो ये संख्या क्या है, सम हो गई, ये संख्या क्या है, सम। यहाँ देखें कितना है इकाई अंक,
इकाई अंक 4 है तो संख्या क्या है, सम है। यहाँ देखेंगे इकाई अंक कितना है, 6, और 6 हमको यहाँ भी मिल रहा है, तो ये 36 क्या हो गई, सम संख्या हो गई। यहाँ देखेंगे 46, 46 में क्या देखना है हमें, 46 में केवल 6 लेंगे, तो 6 क्या है, सम है, तो संख्या 46 भी क्या हो जाएगी, एक सम संख्या हो जाएगी। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी होगी आप सभी को, यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर होगी। तो अब इसके बाद पढ़ते हैं विषम संख्या। सम और विषम एक ही जैसे। अब सम संख्या की डिफिनीशन एक ये भी हो सकती है कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। वहीं हम बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या की, तो विषम संख्या में है, विषम संख्या में ये अंक नहीं होने चाहिए, मतलब 2, 4, 6, 8 नहीं होने चाहिए। जैसे अंक कौन सा होना चाहिए, 1, 3, 5, 7 और 9। जिन संख्याओं का इकाई अंक, जिन संख्याओं का इकाई अंक, जिन संख्याओं का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 है, वे सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, वे सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं हो जाएंगी। कहने का अर्थ है यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 2 से पूर्णतः विभाजित, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित, जो भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वह संख्या सम होगी। और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, वो संख्या क्या हो जाएगी, विषम संख्या। तो यहाँ पे दो परिभाषाएं हमने देखी सम संख्या और विषम संख्या की। पहली डिफिनीशन क्या थी कि जिन संख्याओं का अंतिम अंक या इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 होगा वह संख्या सम संख्या कहलाएगी। या हम सम संख्या की एक और डिफिनीशन कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वह संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। वहीं हम बात करें विषम संख्या की, तो विषम संख्या की पहली डिफिनीशन मैंने क्या लिखाई है कि 1, 3, 5, 7, 9 जिन संख्याओं का इकाई अंक अथवा अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 है वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। और दूसरी डिफिनीशन की बात करें विषम संख्याओं की, तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी वो क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। और सम संख्याओं में हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा दिए सम संख्याओं के। अब विषम संख्याओं के एग्जाम्पल देखेंगे तो अंतिम अंक कितना है, अंतिम अंक कितना है, 3 है, और 3 यहां मिल रहा है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, विषम। यहां देखेंगे 9 मिल रहा है, 9 क्या है, विषम। यहाँ 45 का 5 मिल रहा है और 5 देखो यहां भी है, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, विषम। यहाँ 3 मिल रहा है, 3 भी क्या हो जाएगा, विषम। तो यहाँ पर 43, 45, 49 और 2463 ये संख्याएं क्या है, विषम है। बाकी की जो संख्याएं लिखी हैं वो सम संख्या है। तो एग्जांपल्स कर लेंगे सम संख्या और विषम संख्याओं के। तो यहाँ तक हम लगभग 7 टॉपिक तक कंप्लीट कर चुके हैं, 7 तक। इसके बाद पढ़ते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो पहले हम अभाज्य संख्या पढ़ेंगे, तब हमें भाज्य संख्या भी अच्छे से क्लियर समझ में आएगी। तो यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं। तो सम और विषम में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इसको फिर से समझा दिया जाएगा जो भी आगे नेक्स्ट क्लास आएगी। अब इसके बाद करते हैं हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखते हैं, पॉइंट नंबर 8 है। पॉइंट नंबर 8 क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, और जिसका प्रश्न का कमेंट आएगा उससे पता चल जाएगा किन विद्यार्थियों ने क्लास देखी है और किसने नहीं देखी पूरी क्लास। अब जैसे एक 2 मिनट देख लिया वीडियो में क्या हुआ, 1-2 मिनट वीडियो देख लिया तो उससे व्यूज तो हो जाएगा, लेकिन आपको नॉलेज नहीं मिलने वाला। पूरी क्लास देखेंगे, कमेंट बॉक्स में जो मैंने प्रश्न पूछा उसका आंसर देंगे, ठीक है, और एक प्रश्न क्लास के लास्ट में ही पूछा जाएगा। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं, अभाज्य संख्याओं के डिफिनीशन में क्या लिखेंगे, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। इसकी डिफिनीशन आप कई तरीकों से कह सकते हैं, कई तरीकों से इसकी डिफिनीशन बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद में इसकी जो डिफिनीशन है वो समझेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक संख्या 5, तो संख्या 5 ये भाज्य है या अभाज्य है, कैसे पता करेंगे। तो 5 के जो गुणनखंड होते हैं गुणनखंड करके देखेंगे, या ऐसे देखेंगे ये जो 5 है ये एक तो 1 से विभाजित हो जाएगा और 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या इसके अलावा में कोई एक ऐसा अंक है जिससे 5 ये पूर्णतः विभाजित हो जाए। 1 से अगर 5 में भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और 5 से 5 में भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। इस 5 को क्या बोलेंगे, स्वयं। स्वयं से भाग देने पर, स्वयं 5 है ना तो 5, 6 होगा तो 6, 7 होगा तो 7, स्वयं से। तो यहाँ पर हमें कोई भी नंबर्स नहीं मिलेगा, तो यह क्या हो गई, एक अभाज्य संख्या हो गई। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक संख्या 4,
4 को मैं 1 से भाग दूं तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। स्वयं से यानी 4 से भाग दो, 4 मतलब क्या है स्वयं से, 4 को 4 से भाग देना मतलब स्वयं से भाग देना। तो 4 को यदि मैं 4 से भाग दूंगा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्या इन दो के अलावा में, 1 और 4 के अलावा में, मतलब 1 और स्वयं के अलावा में क्या कोई ऐसी संख्या है जो 4 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है? तो वो संख्या क्या है? 2। तो यहां पर हमें फैक्टर्स कितने मिल गए इसके? 3 मिल गए। एक तो 2, 4 और 1। यहां पर ये जो 4 है, ये जो अंक दिया है या ये जो संख्या दी है 4, ये 1 से भी विभाजित हो रही है, 4 से भी विभाजित हो रही है और 2 से भी विभाजित होगी। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। तो कहने का अर्थ है कि जो भी संख्या 1 से और स्वयं से विभाजित होती है वही संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या की, तो यहाँ पर हम भाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल नहीं लेंगे, सिर्फ अभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल लेंगे। और अभाज्य संख्याओं में सिर्फ 2 ही गुणनखंड बनते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 5 की बात करूं तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 गुणा 1। और दूसरी बार 5 की बात की जाए तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 गुणा 5। क्या 5 के कुछ और गुणनखंड बनाए जा सकते हैं? 5 के क्या इसके अलावा में और गुणनखंड बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, लिख देता हूं 11। तो 11 को क्या लिख सकते हो? 1 गुणे 11 लिख सकते हो, या फिर 11 को 11 गुणा 1 लिख सकते हो। तो यहां पर भी 2 ही तो बनेंगे, 2 के अलावा क्या तीसरा बन रहा है? तीसरा गुणनखंड बन रहा है इसका 2 के अलावा में नहीं बन रहा। तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो ये 5 और 11 ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। 5 और 11 क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। या जैसे 11 को ले लिया जाए तो 11 को हम 1 से डिवाइड करेंगे पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा, और 11 को यदि हम 11 से डिवाइड करेंगे तब भी पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। 11 1 कम 11 1 आएगा, और यहाँ 1 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो पूर्णतः डिविजिबल है। लेकिन क्या 1, 11 के अलावा में क्या कोई एक ऐसी संख्या है जिससे 11 पूर्णतः विभाजित हो जाए? 1 और 11 के अलावा, मतलब 1 और स्वयं, 11 का मतलब क्या है? स्वयं। 1 और स्वयं के अलावा में क्या 11 किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सकती है? नहीं विभाजित होगी। तो ये 11 क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गई। तो अभाज्य संख्याओं की डिफिनीशन आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसके एग्जांपल्स कर लेंगे, फिर इसकी डिफिनीशन भी कराते हैं। यह डिफिनीशन लिख लेंगे। वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा, मतलब 1 से विभाजित होनी चाहिए पूर्णतः, और जो वो संख्या है स्वयं से विभाजित होनी चाहिए। जैसे सपोज दैट हम यहाँ पर एक संख्या लिख देते हैं 43। तो 43 1 से तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और 43 से भी एक पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्या कोई और ऐसा नंबर से जिससे 43 पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो नहीं है। तो यहाँ पर इसके कितने बन रहे हैं? 2 मिल रहे हैं ना। 1 से और स्वयं से ही विभाजित हो रही है। तो संख्या 43 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। संख्या 43 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। संख्या 43 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अब हम यहाँ पर अभाज्य संख्याएं सारी लिखेंगे। जैसे अभाज्य संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे, और जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं, तो हम यहाँ पर 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं लेंगे। 1 से लेकर 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं और कौन कौन सी संख्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा, स्वयं मतलब जो संख्या है वही संख्या। जैसे सपोज दैट यहाँ पर हमने लिखा है 19, तो ये 1 से विभाजित हो जाएगी और स्वयं से विभाजित हो जाएगी। स्वयं का अर्थ है जो संख्या है वही, मतलब 1 से विभाजित होगी और 19 से विभाजित होगी, और इसके अलावा ये किसी अन्य नंबर से विभाजित नहीं होगी। तो जो संख्याएं 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 19 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 19 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अब यहां पर जो है 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं, जिसको आती है कमेंट बॉक्स में लिखेगा 1 से लेकर 100 तक की कितनी संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक की कितनी संख्याएं होती हैं? 1 से लेकर 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है। 1 से लेकर 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसके बारे में बताएंगे। 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं। तो पहली संख्या सबसे छोटी, एक प्रश्न पूछ दिया जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 2 के बाद क्या लिखेंगे? 3। 3 भी क्या होती है?
एक अभाज्य संख्या है, और 3 के बाद जो 4 आ जाता है ना, 4 क्या है, 4 भाज्य संख्या है। 4 नहीं लिखना, 5 लिख दो। 5 क्या हो गई, अभाज्य संख्या। 5 के बाद में कौन सी संख्या आएगी, 7। और 7 के बाद में 9। 9 लिख दोगे गलत हो जाएगा, 9 लिखोगे गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 के यदि हम फैक्टर करेंगे, 9 के यदि हम फैक्टर करेंगे तो 1 से भी विभाजित हो रहा है, 9 यानी स्वयं से भी विभाजित हो रहा है, और देखा जाए तो ये 3 से भी विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर तो 1 और 9 के अलावा, 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी ये संख्या विभाजित हो रही है। अतः यह जो संख्या है ये क्या है, भाज्य संख्या हो जाएगी। और हमें यहाँ क्या लिखना है, सिर्फ अभाज्य संख्याएं लिखनी है। 7 के बाद में 11, और 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 14, 15, 16, 17 हो जाएगा। 17 के बाद में 19 हो जाएगा। 19 के बाद में 23 हो जाएगा तुम्हारा। 19 के बाद में 23 हो जाएगा। 23 के बाद में तुम्हारा 29 हो जाएगा। 29 के बाद में 31 हो जाएगा। तो इतनी संख्याओं को उतारेंगे, फिर आगे की संख्याएं लिखते हैं। इतनी संख्याओं को उतार लेंगे, इतनी संख्याओं को लिख लेंगे। अभाज्य संख्याओं में 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिखा रहे हैं, ठीक है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है 1 से लेकर 50 तक की कितनी संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपके क्या नाम, हाई स्कूल से एग्जाम से ही ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और कंपटीशन के एग्जाम तक चलती हैं ये चीजें, ठीक है। तो यहाँ 0 लेवल से चीजें हैं। यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो निश्चित है गणित विषय बहुत ही बेहतर हो जाएगा, बहुत ही कम समय में। लगभग आप मान के चलिए 3 मंथ में आपकी गणित विषय पे बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी, ठीक है। लगभग आप मान के चलिए 3 महीने में, अगर आपको गणित विषय बिल्कुल नहीं आता तो आप 3 महीने बाद 50% प्रश्नों को तो हल कर लेंगे। बिल्कुल नहीं गणित विषय आता तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी जैसी आप मेहनत करेंगे वैसा आपका रिजल्ट होगा। तो यहां तक की संख्या लिखेंगे, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां तक की संख्याएं आपकी 31 तक संख्याएं हो गई होंगी। 31 के बाद में कौन सी संख्या होती है, 37। 31 के बाद में आपकी संख्या हो जाएगी 37, और 37 के बाद में 38 भी नहीं होगी, 39 भी नहीं होगी, 39 भी कट जाएगा, 40 भी नहीं होगा, 41 हो जाएगा आपका। 41 हो जाएगा। 41 के बाद में 43 हो जाएगा। 43 के बाद में 47 हो जाएगा। 47 के बाद में अब 51 लिख दोगे गलत हो जाएगा। 51 लग रहा है देखने में अभाज्य, लेकिन 17 से देखो 51 पूर्णतः डिवाइड है, तो 51 भी नहीं होगा। 49 लिखोगे, 49 भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 49 किससे कट जाता है, 7 से कट जाता है। तो यहाँ पर अभी तक जितनी भी संख्याएं हमने लिखी हैं ये सभी संख्याएं एक से या स्वयं से, एक से और स्वयं से ही विभाजित होंगी। यहाँ पर जो भी संख्या हमने लिखी हैं वो या तो 1 से विभाजित होंगी, जैसे 17 है ये 1 से डिवाइड होगा, या तो 17 से डिवाइड होगा। 31 है या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 31 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर इनके फैक्टर्स केवल 2 बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्या हो जाएंगी। और 47 के बाद में हम लिखेंगे, अगली संख्या क्या हो जाएगी, 47 के बाद में 53 हो जाएगा। 53 के बाद में 54 भी नहीं, 55, 56, 57 भी कट जाएगा, 58, 59 हो गया। 59 के बाद में आपकी संख्या हो जाएगी 60 तो कट जाएगा, 61 हो जाएगी, 61 हो जाएगी, 67 हो जाएगी, और 68, 68 के बाद में 69, 70, 71 हो जाएगा आपका। 71 के बाद में 73 हो जाएगा। 73 के बाद में 79 हो जाएगा। 79, इतनी संख्याओं को नोट करेंगे। 2-3 संख्या बची हैं, 73, 79, 80, 81, 83, 83 हो जाएगा। और 87 होगा, नहीं होगा, 87 भी हो जाएगा, और 89 हो जाएगा। और 89 के बाद में 89, इतनी संख्याओं को लिख लेंगे। 89 के बाद में 91 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, गलत हो जाएगा। 13 के टेबल में आता है 13 सती 91, 13 सती 91। तो 91 विषम संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। इस देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है लोगों को, उनको लगता है कि जो अभाज्य संख्या है, देखो सभी अभाज्य संख्या है, दो को छोड़कर। पहले एग्जांपल्स लिख लेते हैं इसमें। 89 के बाद में 91 भी हो जाएगा, 92 हो जाएगा, 93,
93 भी तो डिवाइड हो जाएगा 93, और 93 के बाद में 97, ये सभी संख्याएं हो जाएंगी यहाँ पे। तो इन सभी संख्याओं को नोट कर लेंगे, इन सभी संख्याओं को नोट कर लेंगे, इन सभी संख्याओं को नोट करेंगे। तो यहां तक भी कंप्लीटली नोट हो चुका होगा, ठीक है। ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 संख्याएं हो गई। मतलब एक दो संख्या इसमें गलत लिखी हुई है। एक तो 93 नहीं होगा, देखो 3 से तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो 93 तो नहीं होगा, क्या होगा 97 होता है। और 1 से लेकर 100 तक 25 संख्याएं होती हैं अभाज्य, 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26 संख्याएं हो रही हैं। एक संख्या और कौन सी गलत हो गई है, देखते हैं कौन सी संख्या गड़बड़ है। अभी हम 83 अगर देखते हैं, 83 43 47, याद कर लो बाकी संख्या, जरा से में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। 7 8 3 8 9 10 11 नहीं होगा, 7 8 8 16, 16 में से गया 15, ये 87 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से देखो पूर्णतः विभाजित होता है। विभाज्यता के नियम क्या है, कैसे किसी संख्या को देखकर पता करते हैं कि वह संख्या किस संख्या से विभाजित है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। एक तो हमें संख्याओं के प्रकार सारे आने चाहिए, विभाज्यता के नियम आने चाहिए, कई सारी चीजें हैं। तो पहले हम यहाँ पर केवल बेसिक्स की चर्चा करेंगे। बेसिक्स लगभग मान के चलिए आपकी जो 7-8 क्लासेज जाएंगी वो बेसिक्स की ही रहेंगी, उसके बाद में अपर लेवल किया जाएगा। अभी तो आपका 0 लेवल चल रहा है। जिनको गणित विषय में कुछ भी नहीं आता है उनके लिए क्लास है, या जिनको थोड़ा कुछ आता है उनके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 87 नहीं आएगा, क्योंकि 87 क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। कैसे पता किया, पता कर लिया बस। जब आपको विभाज्यता के नियम सीख जाएंगे, कल की क्लास में विभाज्यता के नियम रहेंगे, सीख जाएंगे, तब आप किसी भी संख्या को देखकर पता कर सकते हैं कि वह संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित होगी। तो 1 से 100 तक की संख्याएं 25 होती। वहीं यदि बात की जाए कि 1 से 75 तक की संख्याएं, 1 से 75 तक की संख्याएं कितनी होती, 1 से लेकर 75 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो 75 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 75। तो इसके पहले की संख्याएं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, कितनी हो जाएंगी, 21 संख्याएं हो जाएंगी, 21 हो जाएंगी, 21 संख्या हो गई। प्रश्न यह भी आ जाता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। 15 संख्याएं हो जाएंगी। 1 से 50 तक कितनी संख्याएं हैं, 15। एक बार मिला लेंगे डेटा कैसा है। 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं, 1 से लेकर 75 तक की संख्याएं और 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं एक बार मिला लेंगे। शायद मिलान में ये तो दोनों सही हैं, ये भी शायद सही ही होगा, काउंटिंग कर लेंगे, सही होगा। तो यहां पर 1 से लेकर 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं हमारी, 25। और 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 21। और वही बात करें 1 से 50 तक की संख्याएं कितनी होती है, 15। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, कभी कभी प्रश्न इस तरीके से भी पूछ दिए जाते हैं। किस तरीके से पूछ दिया जाता है, चलिए जानते हैं। प्रश्न इस तरीके से पूछ दिया जाएगा कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी विषम अभाज्य संख्याएं हैं, विषम अभाज्य संख्याएं हैं, विषम अभाज्य संख्याएं। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी विषम अभाज्य संख्याएं हैं। अब कैंडिडेट यहाँ पे 25 आंसर दे देगा और उसका वो कहेगा कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, आंसर दे देगा, कहेगा 25। हम तो रट के आए थे, हमको तो याद था 25। गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या 2 है जो कि अभाज्य संख्या है। 2 के लिए कुछ रूल्स लिख लेंगे कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है, ये एकमात्र ऐसी संख्या है। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है, एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ, अभाज्य होने के साथ साथ, अभाज्य होने के साथ साथ सम भी है। तो एकमात्र केवल 2 एकमात्र ऐसी संख्या है, केवल एकमात्र 2 ऐसी संख्या है जो अभाज्य होते हुए क्या है, सम है।
बाकी 2 को छोड़कर शेष जितनी संख्याएं होती हैं सभी विषम संख्याएं रहती हैं। अभाज्य संख्या तो रहेंगी लेकिन साथ में सभी संख्याएं विषम होंगी। केवल 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या होने के साथ साथ सम भी है, अभाज्य के साथ साथ सम भी है। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था 1 से 100 तक की कितनी विषम अभाज्य संख्याएं हैं, तो वहां पे विषम संख्याओं का पूछा गया, तो हम 2 को छोड़कर काउंट करेंगे और 2 को छोड़कर जब हम 100 तक काउंट करेंगे तो संख्या 25 ना होकर कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। वहीं यदि 1 से 75 तक पूछा जाए और साथ में विषम अगर ऐड कर दिया कि विषम अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 75 तक, तो 21 ना होकर आंसर कितना होगा, 20 होगा, क्योंकि 2 क्या है, सम संख्या है और यहाँ पर विषम संख्याओं की बात हो रही है। यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी होंगी। इसके बाद पढ़ते हैं भाज्य संख्या। इसके बाद अगली डेफिनेशन करेंगे। अगली डेफिनेशन क्या रहेगी हमारी, भाज्य संख्या। तो यहाँ तक चीजें नोट कर ली होंगी आप लोगों ने। और 1 से लगा करके 100 तक, 1 से लगा करके 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो हमें बिल्कुल आनी चाहिए। 1 से लेकर 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी आनी चाहिए। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 9 पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर क्या था, 9 क्या था, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या, तो जो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन है और जो भाज्य संख्या की डेफिनेशन है, लगभग दोनों डिफिनेशंस क्या हैं, बिल्कुल सेम इट इज है दोनों डिफिनेशंस। एक और स्वयं, यही तो लिखा था हमने अभाज्य संख्याओं के डेफिनेशन में, एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा, या लिख देंगे अतिरिक्त, अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से पूर्णतया विभाजित हो, पूर्णतया विभाजित हो। तो कोई भी संख्या है उसको कैसे पहचाने कि वो भाज्य संख्या है, तो उसके लिए सिर्फ दो चीजें करनी है। पहला क्या है कि संख्या एक और स्वयं से विभाजित होनी चाहिए। तो एक और स्वयं से जो संख्या विभाजित होगी वो तो क्या हो जाएगी, हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। जो एक और स्वयं से विभाजित होगी वो अभाज्य संख्या होगी। लेकिन भाज्य संख्या में क्या होगा, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, एक और स्वयं के अतिरिक्त एक किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, वो संख्या क्या हो जाएगी, हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर लिखा है 25, ठीक है, 25 लिखा हुआ है, तो 25 किस किस से विभाजित होगा, 25 1 से विभाजित हो जाएगा, और जो 25 है वो स्वयं से भी विभाजित होगा, यानी 25 से भी विभाजित हो जाएगा। और उसके बाद में यदि देखा जाए तो ये 5 से भी विभाजित हो रहा है। तो अतिरिक्त संख्या क्या है, 5 है। अतिरिक्त संख्या क्या है, 5 है। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य अतिरिक्त संख्या से यदि कोई संख्या विभाजित होती है तो वह संख्या क्या हो जाती है, भाज्य संख्या हो जाती है। जैसे हम यहाँ पर बात करें 48, 48, ठीक है, तो ये 1 से विभाजित होगा और 48 से 48 यानी कि स्वयं से भी विभाजित हो जाएगा, और देखा जाए तो ये 24 से भी विभाजित होगा, और देखा जाए तो ये 6 से भी विभाजित होगा। भाई 6 से हो जाएगा, 6 36 6 48 हो जाएगा 6 से, और ये 3 से भी विभाजित हो जाएगा, और देखा जाए तो ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा, और ये देखा जाए तो ये 4 से भी विभाजित हो जाएगा। तो ये तो कई नंबर से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जैसे हम लिखते हैं एक संख्या 21, एक संख्या लिखते हैं 21, 21 जो संख्या है ये देखते हैं ये 1 से विभाजित होगी स्वयं से, यानी 21 से भी विभाजित होगी, और 7 से भी विभाजित हो जाएगी, और 3 से भी विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स कितने बनने, 4 बनने, ये 4 संख्याओं से विभाजित हो रही पूर्णतः, तो ये 21 क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। 21 क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। जो 21 है वो क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भाज्य संख्या यहाँ तक लगभग क्लियर हो गया होगा आपका। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो। एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित है तो संख्या भाज्य संख्या। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से संख्या पूर्णतः विभाजित होती है तो संख्या क्या हो जाती है, भाज्य संख्या हो जाती है। तो यहाँ पर हमने ये नियम है, ठीक है। तो भाज्य संख्या की डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है, सह अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर लगभग मान के चलिए 50% कैंडिडेट ऐसा होगा जिसको ये डेफिनेशन पता ही नहीं होगी। उसने तो पहली बार तो नाम ही सुना होगा, 20-25% ने तो पहली बार नाम सुना होगा, और काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनको इसके बारे में बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर 10, तो पॉइंट नंबर 10 क्या है, सह अभाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या।
सहअभाज्य संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। सहअभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर्स। अच्छा, भाज्य संख्या में एक पॉइंट बताना भूल गए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। यदि प्रश्न में कहा जाए कि सबसे छोटी, ध्यान देंगे एक एक बात पर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 2। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाएगा तब भी 2 होगा, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कहा जाएगा तब भी क्या होगा? 2 होगा। लेकिन प्रश्न में यदि पूछ दिया जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी हो और साथ में विषम भी हो, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। वही पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ दिया जाए तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो यहां के बाद बढ़ते हैं सहभाज्य संख्या पर। तो ये पॉइंट्स नोट कर लेंगे, इसके बाद पढ़ते हैं सहभाज्य संख्या। तो पॉइंट्स नोट करेंगे, पॉइंट्स को नोट करेंगे और फिर सहभाज्य संख्या की जो डिफिनेशन है उस पर डिस्कस करेंगे। तो नोट कर लीजिएगा। तो ये पॉइंट आपके नोट हो चुके होंगे। अब इसके बाद पढ़ते हैं सहभाज्य संख्याएं। तो सहभाज्य संख्याओं की डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो 2 ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो, 2 संख्याएं ऐसी जिनका मासा 1 हो, मासा मतलब HCF, इंग्लिश में HCF बोलते हैं। HCF कितना होना चाहिए? 1। तो एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। तो किन्हीं भी 2 संख्याओं का यदि HCF 1 आता है, HCF मतलब मासा यानी महत्तम समापवर्तक अगर 1 आता है, तो वो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? सहभाज्य संख्या हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम यहाँ पर 2 और 3 लिख दें तो, और 2 और 3 का यदि हम HCF निकालेंगे तो HCF कितना आएगा? 1 आएगा। हम काफी सारे स्टूडेंट को यहाँ पे इशू हो रहा होगा HCF निकालने को लेकर, तो उसके बारे में जब HCF चैप्टर पढ़ाएंगे तो 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वही हम एक संख्या लिख देते हैं 7 और 9, इनके अगर HCF की बात की जाएगी तो HCF कितना आएगा इनका भी HCF कितना होगा? 1 होगा। तो वे संख्याएं, 2 संख्याएं सहभाज्य संख्याएं तब कहलाती हैं, 2 संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं तब कहलाती हैं जब उनका मासा यानी महत्तम समापवर्त यानी HCF 1 होता है। तो HCF यदि 1 आया, किन्हीं भी 2 संख्याओं का यदि HCF 1 आता है तो वो दोनों संख्याएं सम्मिलित रूप से क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। डिफिनेशन लिख लेंगे, डिफिनेशन लिख लेंगे। डिफिनेशन लिख लेंगे। दो प्राकृत संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जब उनका मासा यानी HCF 1 होता है, जब उनका HCF 1 होता है। अब संख्याएं लिख लेते हैं, कुछ डिफिनेशन हो चुकी होगी आपकी। तो 2 एग्जाम्पल हमने लिखा था, एक लिख देते हैं 13 और 15, इनका HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। एक जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख देते हैं 7 हो गया और 11 हो गया, ठीक है। तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? हमारी सहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल्स आपके लगभग हो चुके हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। और सहभाज्य संख्याओं के बाद में पूर्ववर्ती संख्या और परिवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या और परिवर्ती संख्या देखेंगे। ये सारे एग्जाम्पल्स नोट करेंगे। इसके बाद में पूर्ववर्ती संख्या परिवर्ती संख्या पढ़कर क्लास, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर आगे के 2 पॉइंट्स क्लियर कराते हैं। परिवर्तित संख्या क्या होती है? परिवर्तित संख्या पूर्ववर्ती संख्या में लिख देंगे -1 और परिवर्ती संख्या में लिख देंगे +1। किसी भी संख्या की यदि पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी हो तो उस संख्या में से 1 घटा देते हैं, 1 घटा देंगे। जैसे संख्या दे रखी है 24 और पूछा गया कि 24 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 24 में से 1 घटा देंगे तो आंसर कितना देंगे?
23 देंगे। ठीक है, क्लियर डाउट इतना? तो कोई भी संख्या यदि दे रखी है उसमें से यदि हम एक घटा देते हैं, यानी एक कम कर देते हैं, एक संख्या कम कर देते हैं, एक कम कर देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। वहीं परवर्ती संख्या की बात की जाए तो दी गई संख्या में, जो भी संख्या आपको दी गई है उस संख्या में एक जोड़ देंगे। जैसे दी गई संख्या हमको 24 दिया गया, उसमें हमने एक जोड़ दिया तो संख्या क्या हो गई? 25 हो गई। तो 25 क्या है? एक परिवर्ती संख्या है। जैसे मान लो यहाँ पे 27 दिया गया, इसमें हमने एक जोड़ दिया तो 28, ये क्या हो गया? परिवर्ती संख्या हो गई। ठीक है, तो पूर्ववर्ती संख्या में हमको एक घटाकर आंसर देना है और पूर्ववर्ती संख्या में हमको एक जोड़कर आंसर देना है। और जो प्रश्न आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा गया था उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में आपके विभाजिता के नियम आएंगे। विभाजिता के नियम की संख्याओं को देखकर कैसे पता चलता है कि कौन सी संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। संख्याओं को देखकर कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित है, तो इसमें हम संख्याओं से विभाजिता के नियम पढ़ेंगे कि कोई भी संख्या 7 से कब विभाजित होती है, कैसे पता चलता है कि ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है, ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, 13 से पूर्णतः विभाजित है, 16 से पूर्णतः विभाजित है, 5 से पूर्णतः विभाजित है या 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो इन सबके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मित्रों।